Yes, friends. So we had understood the meaning of production. प्रोडक्शन का मीनिंग हमने कॉमन पार्लेंस में भी समझा और इकोनॉमिक्स के पार्लेंस में भी समझा। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था प्रोसेस के बारे में। अब ये बता रहे हैं प्रोडक्शन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं, दे ऐड यूटिलिटी टू नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब भगवान का दिया हुआ रिसोर्सेज, नेचर का रिसोर्सेज, फॉर गेनिंग ग्रेटर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देम। तो जैसे ही फिजिकल रॉ मटेरियल को लेंगे, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये सब पुरानी बातें हम कर चुके हैं। एक नई बात क्या आ रही है, पोजेसिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी वही चीज़ का होता है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग का वांट होता है। एग्जाम्पल, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ लॉग ऑफ वुड इनटू अ टेबल। फॉर्म चेंज हो रहा है दोस्त, तो इसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। आयरन और टू आयरन टू मशीन, फॉर्म चेंज हो रहा है दोस्त, तो इसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। भगवान ने रिसोर्स दिया है, रानीगंज बोलकर एक जगह है जहाँ पर ज़बरदस्त कोल है। अब ये कोल जो है, हो सकता है कि कोलकाता में जो फैक्ट्री है वहाँ चाहिए, तो कोल रानीगंज से निकलेगा, ट्रांसपोर्ट में कोलकाता आएगा। हो सकता है कि रानीगंज में लिटिल यूज़ है बट कोलकाता में इसका मेजर यूज़ है। तो जहाँ यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ रिसोर्स पड़ा हुआ है, तो अपने को तो भाई रिसोर्स को यूज़ करना है। सो लिटिल और नो यूज़ वाले जगह से टू अनदर प्लेस वेयर दे आर ऑफ ग्रेटर यूज़। और इस यूटिलिटी को क्या कहते हैं, प्लेस यूटिलिटी। गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद गुड्स को पैकिंग करना पड़ता है। अब पैकिंग करने के लिए हम मलाया तो भेजेंगे नहीं, इससे अच्छा मलाया से जो टिन है वो हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो इसे भी कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। सो अनदर एग्जाम्पल इज एप्पल्स इन कश्मीर ऑर्चर्ड्स। These examples emphasize the additional utility conferred on goods by all forms of transportation system. ये वर्ड मूवमेंट, ये वर्ड मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब कुल मिला के हेल्प करते हैं प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करना। पहले के ज़माने में जैसे सीजनल फ्रूट्स बोलते थे, सीजनल कि ये तो विंटर फ्रूट है, बट आज के दिन में समर के सीज़न में भी विंटर के फ्रूट्स मिल जाते हैं क्योंकि उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। तो ये स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से क्या हो रहा है, टाइम यूटिलिटी मिल रहा है। मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल दोज ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, merchants, transport workers, etc. Thus, the entire process of production is nothing but creation of form utility, place utility, time utility and personal utility. कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था सर्विसेज का, तो क्या सर्विसेज में कुछ फिजिकल इनपुट लगता है और कोई ज़रूरी है कि कुछ फिजिकल आउटपुट हो? फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज such as those of lawyers, doctors, musicians, consultants, etc., involves intangible inputs. Intangible वो है जिसे आप छू के नहीं देख सकते, फिजिकल नहीं होता। टू प्रोड्यूस intangible आउटपुट। इंटेलेक्चुअल सर्विसेज जो होता है, डॉक्टर ने आपके नर्व्स पकड़ के आपको दवाई लिख दी, ना कुछ फिजिकल इनपुट था ना फिजिकल आउटपुट था। अगर एक फार्मर खेती करता है और खेती करके वो जितने भी वीट उगाता है वो सारे के सारे वीट अपने फैमिली को ही दे देता है, तो ये प्रोडक्शन नहीं हुआ है। जितना वीट फैमिली के लिए है वो प्रोडक्शन नहीं है, जितना वीट वो मार्केट में सेल करने वाला है उसे प्रोडक्शन पे काउंट करेंगे। गुड्स हो या सर्विसेज हो, प्रोडक्शन में तभी इंक्लूड करेंगे जब हमारा इरादा होगा, जिसे हम कहते हैं इंटेंशन टू सेल। जैसे जब मम्मी अपने को सर्विस देती है खाना बना के, तो मम्मी अपनी सेवाओं को, अपनी ममता को, अपने प्यार को बेचने के लिए नहीं है, बट कुक जो है
उसका इंटेंशन है बेचना। फार्मर जो है वीट प्रोड्यूस कर रहा है, फार्मर वीट प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसका इंटेंशन सेल करने का नहीं है दोस्त, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो ये भी प्रोडक्शन पे काउंट नहीं होगा। इजी सी बातें हैं, बट प्लीज़ समझ लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में आपका कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर रहेगा तो कैसे भी घुमा फिरा के सवाल कर ले, आपको कोई बोल्ड नहीं कर पाएगा। इंटेंशन टू एक्सचेंज इन द मार्केट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पैसे खर्च हो गए, द मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो बार बार हमको ये समझ में आ गया कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे यूटिलिटी फॉर्म होता है, राइट, इस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट, इस प्रोसेस में इनपुट होता है, इस प्रोसेस में आउटपुट होता है, इस प्रोसेस में वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होता है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी। तो ये सब अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, इसका बस यही इतना ही चीज़ समझा है, और प्रोडक्शन उसी को हम लोग मानेंगे जहाँ इंटेंशन टू सेल हो, ठीक है, और लव एंड अफेक्शन, वॉलंटरी सर्विसेज, ये सब को क्या प्रोडक्शन मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो प्रोडक्शन क्या होता है दोस्त? दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। हाँ, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट वर्ड तो भूल गया था मैं, तो ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं अलग से, finished products constitute the cost of production. Although cost of production is not taken into account for a pure production analysis, it is extremely vital matter for any business decision making. Efficiency को हमने लास्ट लेसन में समझाया था, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन भी वही है। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कैपेसिटी 1 लाख यूनिट बनाने का है, तो मैं 1 लाख यूनिट कैसे बनाऊं, और ऐसे बनाना है जिससे मेरा कॉस्ट एकदम बेस्ट टू बेस्ट, मिनिमम टू मिनिमम आए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा मिनिमम आए और मैक्सिमम प्रोडक्शन मैं कर पाऊं, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन में बहुत अच्छा मैनेजर आया हमारे पास, और उस मैनेजर ने हमें बताया कि सर आप जो टी शर्ट बना रहे हो, आप 800 रुपया में बना रहे हो, मेरे पास ऐसा टेक्निक है कि ये कॉस्ट जो है आपका और गिर के 450 रुपया पे आ जाएगा। तो ये एकदम ज़बरदस्त ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का बुद्धि लगा दिया उसने। तो क्या हम कल तक जो 1 लाख टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो क्या इमीडिएटली हमें 2 लाख टी शर्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्योंकि हमारा खर्चा और कम हो गया, लगभग आधा हो गया? बताइए आप मेरे को। एक काम तो हमेशा होता है बिजनेस में, कॉस्ट को कम करना। ये तो ऑफ कोर्स इसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। बट हमने दाम भले ही 450 में कर दिया, बट अगर टी शर्ट का वांट ही नहीं है, वांट नहीं है या डिमांड नहीं है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है दोस्त, अब ये वर्ल्ड कप समझ लो, अभी फिलहाल तो डिमांड है, बट बाद में जब ये एफिशिएंसी का बात हुआ, अब वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, इस समय ये टी शर्ट का ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हमने अचीव कर लिया है, बट बाजार में अब कौन खरीदेगा भाई ये टी शर्ट? समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने कॉस्ट तो एकदम कम कर लिया है दोस्त, बट आज के दिन में डिमांड नहीं है, वांट नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं? अगर मैं 450 में भी बना रहा हूं और एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो ये टोटल 450 इंटू 1 लाख पीस का जो मेरा खर्चा है, ये पूरा का पूरा नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ? इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर दैट प्रोडक्शन डिसीजन, ठीक है, प्रोडक्शन डिसीजन मतलब अभी 450 में टी शर्ट बन रहा है,
तो मैं 1 लाख के जगह 2 लाख टी शर्ट और बना लूं? ये प्रोडक्शन का डिसीजन है। अ प्रोडक्शन डिसीजन cannot depend merely on physical productivity based on operating efficiency alone. हमने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को तो अच्छा कर दिया है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी would depend upon the revenue realized from the output and the cost incurred in raising that output. तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है क्या नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू विल बी डिस्कस इन द फॉलोइंग यूनिट्स। तो हम रेवेन्यू को भी देखेंगे भाई, सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान नहीं रखेंगे तो हम क्यों करें? हमको तो प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान रख के काम करना है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन refers to inputs. An input is a good or service which a firm buys for use in its production. Production process requires a wide variety of inputs. अगर पाव भाजी चाहिए तो मेरे को तरह तरह के वेजिटेबल्स चाहिएगा, क्योंकि मेरा आउटपुट क्या है? पाव भाजी। तो इनपुट में मेरे को ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स इज रिक्वायर्ड, क्योंकि पाव भाजी बना रहा हूँ। और यही अगर मैं भिंडी की सब्जी बना रहा हूँ तो भिंडी की सब्जी में तो भैया मेरे को भिंडी मिल जाए तो हो जाए, भिंडी और कुछ मसाले। तो क्या मेरा आउटपुट है उसी के ऊपर ही तो निर्भर करेगा भैया क्या क्या इनपुट चाहिए। कि प्रोडक्शन के बाद भी मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग में अलग अलग एजेंट्स होते हैं, तब जाके कहीं फाइनल कंज्यूमर के हाथ में प्रोडक्ट आता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 फैक्टर्स अगर नहीं हो तो बोलते हैं कि एक छोटा सा ब्रेड भी नहीं बना पाओगे, तो बड़ा बड़ा मशीन या बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट बनाना तो भैया भूल ही जाओ। बड़ा बड़ा रेलवे वैगन, ठीक है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, बड़े बड़े सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, क्या क्या नहीं बनता है दोस्त। ब्रिज, डैम, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट। छोटा प्रोडक्ट हो, बड़ा प्रोडक्ट हो, मोटा प्रोडक्ट हो, महंगा प्रोडक्ट हो, सस्ता प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर तो लगना ही लगना है। क्या ये बात क्लियर है? वाइल लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पता है आपको लैंड में सनलाइट भी इंक्लूडेड है। सो लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब आप बोलेंगे सर बट मेरे पिताजी ने तो ज़मीन खरीदी है सर, 2 कट्टा ज़मीन खरीदी है सर, 2 कट्टा ज़मीन खरीदने का सर पिताजी ने 5 लाख रुपया दे दिया, तो फ्री कहाँ हुआ सर? चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमने क्या डिस्कशन करना है जी? प्रोडक्शन में हमें डिस्कस करना है कुछ इनपुट होता है, कुछ प्रोसेस लगते हैं और कुछ आउटपुट बनता है। कि आप कुछ ऐसा इनपुट डालो कि आउटपुट मटेरियल निकलेगा लैंड। डू यू हैव सम इनपुट जिससे फाइनल आउटपुट लैंड निकलेगा? लैंड तो आप मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते हो भाई, लैंड को तो आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हो। जितना इंच धरती पे जो ज़मीन है, ना 1 इंच आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते। सो लैंड फ्री गिफ्ट है मदर नेचर का, यहाँ तो कोई शिकायत नहीं आपको, नहीं है जी, ठीक है। तो ह्यूमन एंडेवर मतलब ह्यूमन एफर्ट। बहुत सारे बच्चे उस जगह पे है इंडिया के कोने कोने पे जहाँ मुझे पता है उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया, और आज उनका चैलेंज है शहर के बच्चों के साथ कि जो बच्चे को डर लग रहा है सपना देखने में, वो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ सपना देखे, तब देखो एक नया इंडिया बनेगा, 100% बनेगा। किसने क्या किया, किसने क्यों नहीं किया, वो कैलकुलेशन मैंने छोड़ दिया है। मैं क्या कर सकता हूँ उस कैलकुलेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, और आप लोगों का साथ मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। ये सिर्फ मेरे और आपके बीच की बात है, क्योंकि मैं आपको समझ रहा हूँ और आप मुझे समझ रहे हो। बाकी कोई तीसरा आदमी समझे ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप सीक्रेट मिशन है हम लोगों का। शांति मन से पढ़ो, विश्वास के साथ पढ़ो। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जिस दिन निकलेगा ना दोस्त, उस दिन दुनिया से बात करेंगे। तो प्लीज मन लगाओ, विश्वास जगाओ, आगे बढ़ते हैं। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इस पृथ्वी पे, इट इज गॉड प्लस मैन।
अकेला मैन अपने आप को गॉड समझने का जो गलती करता है, बस यही गलती है। इसी को ईगो कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज गॉड प्लस मैन। गॉड ने क्या दिया अपने को? गॉड ने अपने को दिया लैंड। और मैन ने क्या दिया? मैन ने दिया लेबर, मैन ने दिया कैपिटल, और मैन ने दिया एंटरप्रेन्योर स्किल। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज़ ऑलवेज गॉड प्लस मैन। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, पता है, जो यहाँ लिखा हुआ है, ह्यूमन एंडेवर, ह्यूमन एफर्ट। तो कितना भी इनपुट डाल लो, प्रोसेस गलत है तो क्या आउटपुट निकलेगा? इनपुट बहुत ज़्यादा था, बट प्रोसेस अगर रॉन्ग था तो आउटपुट भी आपको नहीं मिलने वाला, आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्त, हमारे इंडियन साइकोलॉजी में बहुत बड़ा वैल्यू दिया गया है गुरु को। यहाँ तक कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं। तो दोस्त, गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया। ये एक थॉट है, थॉट। गुरु को ये समझाया गया है, दिल से दे और देते समय लोभ मत करना, क्योंकि तुम्हारा दर्जा जो है हमने गॉड से भी ऊपर कर दिया भाई, तो अब तुम लोभी नहीं हो सकते। सो ये कितना ज़बरदस्त थॉट है हमारे इंडियन कल्चर का, और ये थॉट है जो इंडिया को लेकर चल रहा है दोस्त। बहुत बड़ा थॉट है। सल्यूट एंड सलाम टू दिस थॉट। बट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ हर चीज़ पैसे से तोली जाती है। सो भगवान बचाए सबको। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गॉड। ये है मैन, ये भी है मैन, और ये भी है मैन। तो सिर्फ सॉइल या अर्थ का सरफेस लैंड नहीं होता है दोस्त, बट रेफर्स टू ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इसीलिए मैंने लैंड को क्या संबोधन किया? गॉड। इंपॉर्टेंट है। बिसाइड मतलब मेरे बगल में बैठी है, बिसाइड, शी इज सिटिंग बिसाइड मी। और बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रेफर्स टू ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच वुड इंक्लूड बिसाइड्स लैंड, मतलब इन एडिशन टू लैंड। ठीक है, ये नहीं कि लैंड के बगल में, नहीं भाई, बिसाइड्स लैंड, इन एडिशन टू लैंड, इन कॉमन पार्लेंस नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो मतलब नेचुरल रिसोर्सेस भी इंक्लूडेड हो गया लैंड के डेफिनेशन पे। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अच्छा, वाटर भी लैंड है, ओके, एयर भी लैंड है, सनलाइट भी लैंड है, हीट, नेचुरल वेजिटेशन एटसेट्रा भी लैंड है। मतलब जो भी चीज़ इंसान नहीं क्रिएट कर सकता है, जैसे मैंने कहा था ना, है इंसान के बस पे कि कुछ ऐसा इनपुट डाले कि निकल के आए हवा, निकल के आए लाइट, निकल के आए सन। क्या इंसान सन क्रिएट कर सकता है? क्या इंसान फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्रिएट कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता दोस्त। इंसान फर्टिलिटी के बारे में स्टडी किया, इंसान ने स्टडी किया कि अच्छा, यूरिया डालने से सॉइल और फर्टाइल हो जाता है। उसने स्टडी किया और यूरिया को केमिकल प्रोसेस से निकाल के यूरिया डाला। बट फर्टिलिटी क्या चीज़ है? कैसे उग रहा है? कैसे वो पेड़ उग रहा है? कैसे उस पेड़ में पत्ते आ रहे हैं? कैसे वो फल बन रहा है? और कैसे वो फल हमारे शरीर में जा रहा है? भाई विश्वास करो, आपको लग रहा है कि दुनिया बहुत तरक्की कर ली है, साइंस इतना कुछ जानता है। अगर मैं आपको बोलूँ ना, सृष्टि के बारे में साइंस 0.000000001% भी अभी तक नहीं जानता है, तो चौंक जाओगे आप। प्रॉब्लम यही है कि इंसान अपने आप को समझता कि मैं सब जानता हूं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिस दिन इंसान ये समझने लग जाए कि यार अभी तक मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, इंसान क्या ये बता सकता है कि अलग अलग पत्तों में कितने सारे पेड़ पत्ते होते हैं, अलग अलग पत्तों का शेप अलग क्यों है, अलग अलग पत्तों में अलग अलग डिज़ाइन क्यों है? अरे बहुत कुछ है, कुछ नहीं जानता इंसान। ये बटरफ्लाई में ये जो पिंक कलर आया, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया? ये कलर कैसे चेंज कर ले रहा है ये इंसेक्ट? या वो क्रिएशन जो मैन नहीं क्रिएट कर सके? दैट इज कॉल्ड लैंड इन इकोनॉमिक्स। लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है भैया, भगवान ने दिया, भगवान पैसे चार्ज नहीं करता। और अगर भगवान पैसे चार्ज भी करे तो कहाँ जाके दोगे? कौन से अकाउंट में दोगे? ये बैंक अकाउंट भगवान ने नहीं बनाया भैया, इंसान ने बनाया है। करेंसी भी भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है। अब आप जैसे बोलोगे नहीं मेरे पापा ने तो 10 लाख दिया मिस्टर
रामचंद्र अग्रवाल को। रामचंद्र अग्रवाल ने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। अगर ये पूरा ट्रेल लेकर जाओगे तो फाइनली किसी ना किसी एक व्यक्ति ने फ्री में लिया है मदर नेचर से, उसने मदर नेचर को पेमेंट नहीं किया है। कैन यू अंडरस्टैंड द ट्रेल? ये सारा धंधा जो हो रहा है वो तो इंसान कर रहा है। तो लैंड इज एक्चुअली अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये एक बात बताओ, क्या बढ़ सकता है सप्लाई? हम क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर है, बैट का सप्लाई बढ़ा सकते हैं, लैंड का सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते हो। बैट का डिमांड बदला और बैट प्रोड्यूस कर देंगे। लैंड का डिमांड अगर बढ़ भी गया, भैया नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। समझ में आया? समझ लो इस बात को। इन अदर वर्ड्स, द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। पूरा इकोनॉमी भी समझ लो, पूरा वर्ल्ड समझ लो, पूरा अमेरिका समझ लो, पूरा चाइना, जापान, इंडिया सब समझ लो भाई, तुम लोग कितना ही बड़ा इकोनॉमी हो, बट लैंड का सप्लाई बढ़ा नहीं सकते हो। कितना ही डिमांड आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए, लैंड का सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते हो। हाउएवर इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फर्म। एक फर्म है, उसने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए तो चलो वो लैंड ज़्यादा खरीद लिया, वो एक अलग बात है। पॉइंट नंबर 3 में आ जाइए। लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स। ये सब बात जो हो रहा है ये भगवान के लिए तो हो सकता है यार। इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो अर्थ कितना साल पुराना है? बहुत साल पुराना है। और मनुष्य अर्थ को बचाने का बात करता है। खुद रहेगा कि नहीं रहेगा 20 साल 30 साल और, वो नहीं पता उसको, बट बड़ी बड़ी बातें होती है। 4.5 बिलियन ईयर्स, एक मनुष्य का जीवन 100 साल। अगर 4.5 बिलियन, इतना पुराना अर्थ, 450 करोड़ पुराना है हमारा अर्थ, 450 करोड़ साल। एंड वी ह्यूमन बीइंग्स वी वांट टू सेव द अर्थ। कम ऑन, अर्थ को सेव कराओ। 450 करोड़ साल में अर्थ के ऊपर इतना तबाही नहीं हुआ है दोस्त, जितना लास्ट 200 साल में हुआ है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मिला लेना। ये जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है दोस्त, पहले तो लोग अपना अपना दुनिया में कोने कोने में पड़े रहते थे, पता ही नहीं चलता था कौन कहाँ पर है। 200 साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, स्टीम इंजन आया, ट्रांसपोर्टेशन आया, एयरक्राफ्ट आया, क्या क्या नहीं हुआ ये 200 साल में। इंटरनेट आया। पहले तो हम सोचते थे भाई अमेरिका बहुत दूर है, पता नहीं अमेरिका के लोग कैसे होते होंगे। आज का दिन में भैया फेस टाइम लो, चैट कर लो भैया कहीं पर भी, तो वर्ल्ड चेंज हो गया भाई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण मास प्रोडक्शन होने लग गया। मास प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना, आज के दिन में मास प्रोडक्शन का ज़माना है। एक एडिडास का जूता का सैंपल, एक मॉडल नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड खरीद रहा है। प्रोडक्शन देखो किस लेवल पे पहुंच गया, पोल्यूशन किस लेवल पे पहुंच गया है। अब क्योंकि मास प्रोडक्शन का ज़माना आ गया है। एप्पल को ले लो, एप्पल चाहता कि भाई पूरा वर्ल्ड में मेरा ही फोन चले। जस्ट इमेजिन, मतलब आज का दिन में एक इंसान कपड़ा बनाना चाहता है तो बोलता भाई मेरा ही कपड़ा पूरा वर्ल्ड पहने। कैन यू इमेजिन कि ये किस लेवल का थॉट और किस लेवल का कंपटीशन का बात हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि दुनिया सेफ है? कुछ चंद लोगों के दिमाग पर पूरा का पूरा सिविलाइजेशन डिपेंड हो रहा है। सोच के देखो भाई, जिसको माल बना के बेचना है वो किसी और को सरवाइव होने देगा नहीं। और हो गया दोस्त प्राइस, भाई जहाँ सस्ता मिले, चीप। अब बोलो भैया वो इंटरनेशनल कंपनी है तो भी यार वो मेरे को 500 रुपया में जो क्वालिटी दे रही है, ये हमारा इंडियन कंपनी हमसे 800 रुपया मांग रही है और वो क्वालिटी दे नहीं पा रही है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन दोस्त, इंडियन कंपनी बेचारा 10,000 पीस बना रहा है, 10,000 पीस बना रहा है इंडियन कंपनी, और ये जो बना रहा है 10,000 करोड़ पीस बना रहा है भाई। ये 10,000 पीस वाला ये 10,000 करोड़ पीस वाले से कैसे टक्कर लेगा? सब कोई बंद कर लो अपना बिजनेस। मास प्रोडक्शन के ईरा में जी रहे हैं बॉस। मास प्रोडक्शन, इसके बेनिफिट्स भी है तो इसके ड्रॉबैक्स भी है। सो वी हैव कम टू अ लेवल जहां मैकडोनल्ड जो है वही पूरा वर्ल्ड में अपना स्टोर खोल के बेचेगा और पूरा दुनिया मैकडी 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 करेगा। अपना देसी समोसा कोई नहीं खाएगा। कोई बात नहीं। Land is permanent and has indestructible powers. Land is permanent in nature and cannot be destroyed. According to Ricardo, land has certain original and indestructible powers.
एंड दीज प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो लैंड में वाटर, अर्थ, सॉइल सारा कुछ आ गया। तो लैंड इतना पावरफुल है, और ये 450 करोड़ तक लैंड है। अभी तक कोई एक इंसान बता दो जो 450 करोड़ तक जिंदा है, जो पूरा सब कुछ बता सकता है, कोई नहीं। तो चलो दोस्त, आज के लिए एक बार यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी हम लैंड के बारे में और लैंड के साथ गॉड के बारे में चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और इंसान को समझना चाहिए कि उसका लिमिटेशंस कहाँ कहाँ है। तो ये मेरा एक कोशिश था। आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, अच्छा भावना भी सिखाना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैंने कोशिश की, बाकी आपके ऊपर इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल।